डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का आरसीसी स्ट्रक्चर का पहला लेसन जो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें इंट्रोडक्शन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में जो है आता है सबसे पहले, जिसे इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं, बिल्डिंग में भी कंक्रीट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, पहली टॉपिक अगर देखा जाए तो इसमें है प्लेन यानी कि साधारण सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होती है, इसमें जो होता है, इसमें 4 चीज से जो है, 4 मटेरियल से जो होता है ये सीमेंट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनता है। कौन कौन से मटेरियल होते हैं उसके नाम देख लीजिए। पहला है सीमेंट, दूसरा है सैंड, बालू, तीसरा है ग्रेवेल्स जिसे को बोलते हैं बजरी, और चौथा है वाटर यानी कि जल, है ना। इन सब के मिश्रण से हम क्या बनता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनता है। अगर इसका फॉर्म अगर देखा जाए तो, अगर इसका फॉर्म अगर हम देखें सीमेंट कंक्रीट का, मान लीजिए कि ये है, इसमें मान लीजिए कि ये जो देख रहे हैं त्रिभुजा आकार का, है ना, ये क्या है, ग्रेवेल, यानी कि ग्रेवेल का मतलब कह सकते हैं गिट्टी, है ना। ये क्या है, गिट्टी। समझ आई बात। इसमें क्या है, ये जो ये छोटे छोटे थोड़ा सा ये बालू है ना, ये क्या है, बालू हो गया। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें और छोटा छोटा अगर देखा जाए इस तरह, तो ये क्या हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, ये सीमेंट हो गया। और अगर बात करें इसमें तो मान लीजिए कि ये जो है ये जल हो गया, है ना, वाटर हो गया। अब इन सब का मिश्रण जो तैयार हो गया तो वो क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बन गया। उसी को हम कहेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट, है ना, उसी को हम कहेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जो होता है, इसमें क्या होता है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कि इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य होती है, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में संपीड़न सामर्थ्य बहुत उच्च होती है, बहुत उच्च होती है। बहुत उच्च होती है। ठीक है, और इसकी अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की देखा जाए, तनन सामर्थ्य की देखा जाए, यानी कि तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें
संपीड़न सामर्थ्य जो है बहुत अधिक होती है और तनन सामर्थ्य जो है वह बहुत कम होती है। कैसे होती है देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई बीम है ना, मान लीजिए ये कोई बीम है ना, ये क्या होता है, उसका न्यूट्रल एक्सिस होता है बीम की, है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये बीम जो है जब इस पे लोड लगता है, जब W न्यूटन का इस पे लोड लगता है, जब इस पे कोई भार आ रहा है, जब इस पे भार आएगा तो ये क्या करेगी, ये बीम जो है, ये बीम दो तरीके से इस भार को एब्जॉर्ब करेगी, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेन से और एक टेंसाइल स्ट्रेन से, है ना। तो जब इस पे लोड लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, इस शेप में हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। लेकिन ये न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो जब ये तो हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कंप्रेशन होगा, है ना, यहां पे क्या होगा, कंप्रेसिव हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, टेंशन होगा। यानी कि ये जो नीचे का जो भार होगा, जो नीचे का होगा वह टेंशन में होगा, तनाव में होगा, और ऊपर का जो होगा वो कंप्रेस में होगा, है ना, संपीड़न की अवस्था में होगा, और नीचे का जो है टेंशन की अवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हद तक तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या होगा कि यहां से टूटने लगेगा, है ना, ये टूटकर गिर जाएगा, है ना, ये संरचना टूटकर गिर जाएगी, है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि तनन सामर्थ्य क्या होता है, बहुत कम होता है, तनन सामर्थ्य बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तनन सामर्थ्य को, इसी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, इसी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस्पात का प्रयोग करते हैं, है ना। इसी तनन सामर्थ्य को का जो किसका प्रयोग करते हैं, इस्पात को, और उस इस्पात को हम कहते हैं प्रबलन इस्पात छड़, है ना, यानी कि उसको कहेंगे प्रबलन इस्पात छड़, यानी कि रेनफोर्स्ड स्टील बार, रेनफोर्स स्टील बार। ठीक है, तो इस प्रबलन इस्पात का हम प्रयोग करते हैं, है ना। और इसमें एक चीज और है कि इस प्रबलन इस्पात छड़ का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें इसका जो होता है उसमें रेखी प्रसार, यानी कि इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत से धातु जैसे कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, है ना, ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज वो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इस्पात, मतलब कि इस्पात ही क्यों स्टील ही क्यों यूज करते हैं, है ना। स्टील इसलिए करते हैं यहाँ पे यूज क्योंकि यहाँ पे जो स्टील होती है और कंक्रीट जो होता है, जो कंक्रीट ये देख रहे हैं, ये कंक्रीट और इस्पात का जो कंक्रीट और इस्पात का जो मिक्सर होता है, जो यानी कि एक दूसरों का जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक देखा जाए, दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जितना ये टेंशन में होगा वो उतना ही वो भी कंक्रीट भी टेंशन में होगी। समझ आई बात, जब इस पे लोड पड़ेगा तो सरिये के साथ साथ कंक्रीट भी टेंशन में होगी, यानी कि इसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होगा, वह बराबर होता है। यानी कि अगर कहें कि ऊष्मीय प्रसार गुणांक देखा जाए, ऊष्मीय रेखी प्रसार गुणांक अल्फा स्टील बराबर अल्फा कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट का ऊष्मीय प्रसार गुणांक और स्टील का ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है, दोनों बराबर होता है। यानी कि 12 गुणे 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक दोनों का बराबर होता है, और कोई धातु का इस कंक्रीट के बराबर ऊष्मीय प्रसार गुणांक नहीं होता, इसलिए हमें इस बात का यूज करते हैं। समझ में आई बात यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, जब यहाँ पे आर लग गया, जब इसमें आर लग गया तो यहाँ पे
आर का मतलब रेनफोर्स मतलब प्रबलन दे दिए गए, तो ये हो गया, ये कौन सी संरचना हो जाएगी, आरसीसी हो गई। इसी को हम कहेंगे आरसीसी। तो आरसीसी के किसे कहेंगे, यानी प्रबलित, इसको कहेंगे हम प्रबलित सीमेंट इसी को कहेंगे हम प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब यहां पे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट किसे कहते हैं, यानी कि जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो था उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी क्या थी, बहुत लो थी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत लो थी, और उसी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेनफोर्स, यानी कि रेनफोर्स इस्पात का प्रयोग करते हैं। और जब उसी रेनफोर्स इस्पात का प्रयोग करते हैं तो यानी कि इसका प्रबलन, यानी प्रबलन की आवश्यकता होती है, यानी प्रबलन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जो तनन सामर्थ्य को क्या करती है, सहन कर सकती है, तनन सामर्थ्य को सहन कर सकती है, ठीक है। तो इसको अगर डिफिनेशन अगर लिखें तो साधारण सीमेंट कंक्रीट, साधारण सीमेंट कंक्रीट, साधारण सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, तनन तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है, कम होती है। इनकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रबलन की आवश्यकता होती है, प्रबलन की आवश्यकता होती है, प्रबलन की आवश्यकता होती है, जो तनन सामर्थ्य को, जो तनन सामर्थ्य को सहन कर लेती है, सहन कर लेती है। समझ आई बात, जो तनन सामर्थ्य को सहन कर लेती है। और जो आरसीसी है, जो आरसीसी, आरसीसी स्ट्रक्चर जो है, जो आरसीसी, आरसीसी स्ट्रक्चर जो है, आरसीसी स्ट्रक्चर एक संयुक्त, एक संयुक्त सामग्री होती है, सामग्री होती है। ये साफ दिख रहा है इसमें, आरसीसी स्ट्रक्चर एक संयुक्त सामग्री होती है, ठीक है, जिसे, जिससे या जिसे इस्पात तथा कंक्रीट
इस्पात तथा कंक्रीट से बनाया जाता है। बात समझ में आई? यानी कि यहां पे जो था, यहां पे क्या था कि यहां पे जो था कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट था, बस उसमें क्या था कि हमने इस्पात का प्रयोग कर दिया गया है ना, उसमें इस्पात का प्रयोग कर दिया और वह बन गया आरसीसी, है ना। यानी कि उसमें प्रबलन की आसानी, उसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ा दिया और बढ़ाने के लिए हमें इस्पात का प्रयोग किया और उसी को हम कहेंगे हम प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बन गया। इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे इस आरसीसी में अगर देखें तो आरसीसी में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, आरसीसी में प्रयोग होने वाले पदार्थ, मटेरियल used in RCC structure, ठीक है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में जो है, आरसीसी स्ट्रक्चर में प्रयोग होने वाले जो पदार्थ हैं वह देखिए कौन कौन से हैं। एक खुद आर है। आर से क्या मतलब है? आर से मतलब है कि रेनफोर्स्ड मटेरियल मतलब कि प्रबलन पदार्थ। और ये प्रबलन पदार्थ कौन सा होता है? ये प्रबलन पदार्थ इस्पात होता है, यानी स्टील। बात समझ में आई? दूसरा बात करें सी से सीमेंट, तीसरा बात करें हम तो कंक्रीट, ठीक है। अब इस कंक्रीट में क्या होता है, कौन कौन से आते हैं इस कंक्रीट में? तो पहला होता है सीमेंट, ठीक है। दूसरा बात करें तो फाइन एग्रीगेट, यानी महीन मिलावा, तो महीन मिलावा में क्या क्या आता है? महीन मिलावा की अगर बात करें तो क्या आएगा? बालू, चूना नहीं आएगा। चूना सीमेंट का है ना, सीमेंट जिससे सीमेंट है वैसे चूना है, ठीक है। तीसरा बात करें ये दूसरा हो गया। तीसरा बात करें हम तो तीसरे को कहेंगे हम कोर्स एग्रीगेट, यानी मोटा मिलावा। मोटा मिलावा में क्या आएगा? जैसे ग्रेवल हो गया, बोल देना कि अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट,
मोटा मिला हुआ, ठीक है। चौथा जो है, चौथा आ जाएगा इसमें वाटर, यानी पानी, ठीक है। तो इस कंक्रीट में क्या हो गया है, इससे इन सभी मटेरियल से क्या बनता है, आरसीसी। समझ में आई बात, इन सभी से क्या बनता है, आरसीसी, है ना। ये आरसीसी के मटेरियल होते हैं, ठीक है। इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया और जल हो गया, इन सब से क्या बनता है, आरसीसी बनता है। समझ में आई बात, यानी आरसीसी में यूज होने वाले ये पदार्थ हैं। अगर यहां पे देखें, जल देखा जाए तो जल का पीएच मान कितना होता है, अगर थोड़ा सा इसमें नोट्स लिखवा दें हम, छोटा सा नोट्स अगर लिखवाएं, नोट में फर्स्ट लिखवाएं कि जो आरसीसी है, जो आरसीसी है, इस आरसीसी में जो है, आरसीसी के लिए पानी का पीएच मान कितना होता है, आरसीसी के लिए, आरसीसी के लिए पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। छह से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, 6 से 8 के बीच में पीएच मान होना चाहिए, ठीक है। न 8 से अधिक होना चाहिए, न 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसी में एक दूसरा बात करें हम, दूसरा नोट्स, तो उसमें क्या है कि आरसीसी संरचना के लिए, आरसीसी संरचना के लिए, आरसीसी संरचना के लिए जो मोटा मिलावा है, जो मोटा मिलावा है, मोटा मिलावे का अधिकतम माप कितना होना चाहिए, 20 mm होना चाहिए, 20 mm होती है, ठीक है। यानी मोटा मिलावे आरसीसी में जो है, मोटा मिलावे का जो अधिकतम माप है वह 20 mm होना चाहिए, ठीक है। मोटा मिलावे का अधिकतम माप 20 mm होना चाहिए। अब बात करेंगे हम कंक्रीट की ग्रेड, कंक्रीट की ग्रेड के बारे में बात करेंगे। कंक्रीट की ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की जो ग्रेड है वह 3 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की होती है कंक्रीट ग्रेड। पहला होता है साधारण कंक्रीट, पहली होती है साधारण कंक्रीट, साधारण कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है।
दूसरा है मानक कंक्रीट। मानक कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट। तीसरा है उच्च सामर्थ्य, उच्च सामर्थ्य, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट, यानी कि हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, ये 3 टाइप के कंक्रीट होते हैं और इनकी ग्रेड जैसे होती है। अगर इसकी ग्रेड देखा जाए, पहली साधारण कंक्रीट में जो ग्रेड होती है वो M10 होती है, M15 होती है, M20 होती है। ठीक है, यानी कि साधारण कंक्रीट में जो होता है M10, M15, M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है। मानक कंक्रीट में देखा जाए तो मानक कंक्रीट में जो होता है, मानक कंक्रीट में M25, M30, M35, 40, 45, 50, 55। ठीक है, ये M25 से लेके M55 तक होती है। ठीक है, उच्च सामर्थ्य वाली अगर कंक्रीट देखा जाए तो उच्च सामर्थ्य वाली जो कंक्रीट होती है इसमें जो होता है M60, M65, M70, M75, M80। ठीक है, ये उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है। ठीक है, तो अब यहां पे जो देख रहे हैं, यहां पे जो देख रहे हैं कि अगर इसमें यम बात किया जाए कि यम क्या चीज होता है और इसके आगे जो नंबर दिया है उस नंबर को क्या है ना, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यम अगर मान लीजिए यम 15 है तो यम को क्या कहते हैं और 15 को क्या कहते हैं, है ना। तो यम को जो कहते हैं वह होता है मिक्स, मिक्स होता है ना। मिक्स का मतलब मिश्रण होता है ना, ये मिश्रण होता है। और कौन कौन सा मिश्रण होता है इसमें, कौन कौन सा मिश्रण होता है, इसमें होता है सीमेंट संबंधी, ठीक है, सैंड मतलब बालू, ठीक है, और ग्रेवेल, ठीक है, यानी कि सीमेंट संबंधी बालू अनुपाते गिट्टी कह सकते हैं या बजरी, ठीक है ना। ये होता है मिश्रण में, ठीक है, ये मिक्स कर मिश्रण हो गया, ठीक है। और जो इसके आगे देख रहे हैं ना, ये कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। ये क्या होता है, ये कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है ना, ये सामर्थ्य होती है। और ये सामर्थ्य जो है यह किसमें होगी, न्यूटन प्रति mm² में होगी, है ना। बात समझ में आई।
न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में इसकी सामर्थ्य होगी। यानी कि यम 15 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो इसको यम का मतलब 15 जो है उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितनी होगी कंक्रीट की, वह 15 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर होगी। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे कि अगर मिक्सर की अगर बात करें, यहां पे छोटा सा देख लेते हैं इसको। अगर इस तरह कि जो यम ग्रेड है यहां पे देखा जाए ठीक है, ऐसे कर दिया जाए ठीक है। यहां पे हो गया सीमेंट, यहां पे हो गया सीमेंट और यहां पे हो गया सैंड और इस यहां पे हो गया ग्रेवल। ऐसे लिख लीजिए, ये सैंड हो गया, ये सीमेंट हो गया। थोड़ा सा मिटा दें, यहां पे सीमेंट हो गया ठीक है। और यहां पे क्या है ठीक है, ये सीरियल नंबर है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि अगर यम जो है यम 5 ग्रेड की अगर कंक्रीट है ठीक है, यम 5 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो इसमें कितना बालू होगा, कितना सीमेंट होगा, है ना, कितना गिट्टी होगा, है ना। तो यम 5 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो एक सीमेंट हो गई, बालू जो है 5 हो गया और इसका दोगुना जो है गिट्टी हो गया, है ना। या ऐसे कर दीजिए, यम 7.5 हो गया, यम 10 हो गया, यम 15 हो गया, यम 20 हो गया, यम 25 हो गया। यहां तक देख लीजिए। तो सब में क्या है, एक एक बोरा क्या होगा, सीमेंट होगा। और इसका सेंड के ऐसे हिसाब से रहेगा कि ऊपर से क्या है कि ऊपर से क्या लेंगे हम, इसको डिक्रीज में लेंगे। जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, है ना, 2 हो गया, 1.5 हो गया, फिर 1 हो गया ठीक है। इसी तरह यहां से भी डिक्रीज करेंगे, 2 का डिक्रीज, इसका डिक्रीज का मतलब इसका दोगुना करेंगे, सेंड का दोगुना। तो बालू का दोगुना कितना हो जाएगा 10, इसका दोगुना क्या हो जाएगा 8, इसका दोगुना होकर कितना हो जाएगा 6 ठीक है, इसका दोगुना 4, इसका दोगुना 3, इसका दोगुना। तो इस तरह इसका जो है अनुपात में निकालते हैं। जो मिश्रण है, मिश्रित अनुपात है, यह इस तरह निकलता है। यानी 1 बोरा सीमेंट है तो 5 बोरा बालू, 10 बोरा गिट्टी। तो वो किस ग्रेड की आएगी कंक्रीट, यम 5 ग्रेड की कंक्रीट आएगी ठीक है। उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होगी, 5 होगी। यानी कि जितने बालू मिलाएंगे उसकी जो सामर्थ्य होगी वो कम होगी, जितना बालू और मिश्रण जो कम होगा उसकी सामर्थ्य अधिक होगी ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, जो इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य देख लीजिए। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ
अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है ना। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य जो होती है वह अभिलाक्षणिक सामर्थ्य अभिलाक्षणिक सामर्थ्य अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 150 mm 150 mm साइज के कंक्रीट 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर 28 दिन पर 28 दिन तराई पर 28 दिन तराई करने पर 28 दिन की तराई करने पर ज्ञात की जाती है, बात समझ में आई। यानी कि जब कोई भी कंक्रीट ढाल दी जाती है तो उसको 28 दिन तक उसको तराई देते हैं। फिर 28 दिन के बाद जो है 28 दिन के जब तराई देने पर जो होता है उसके बाद जो है उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई। यानी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिस पर 5% से अधिक टेस्ट का मतलब अधिक टेस्ट रिजल्ट्स फेल नहीं होते तथा 95% यानी कि 95% टेस्ट रिजल्ट सही प्राप्त होते हैं, है ना। यानी कि इसका जो 5% से अधिक जो है रिजल्ट जो है, कोई भी परीक्षण है इसका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का जो परीक्षण है वो 5% तक यह फेल नहीं होते हैं। यानी 5% तक ये क्या होते हैं कि रिजल्ट खराब होता है और 95% जो इसका रिजल्ट है वो सही होता है। कहने का मतलब ये है ना। यानी कि 5% से ऊपर जैसे ही जाएंगे हम 5% से जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका रिजल्ट सही होते चला जाएगा। लेकिन 5% से नीचे मतलब कि 1 से 5% तक क्या होता है, उसका अभिलाक्षणिक जो सामर्थ्य होती है वह गलत साबित होती है। अन्यथा इसके अलावा देखा जाए तो 95% जो टेस्ट होता है वह सही टेस्ट होता है। समझ में आई बात। सही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसे जो है इसे FCK से प्रदर्शित करते हैं FCK से प्रदर्शित करते हैं। और इसका FCK का मतलब कि न्यूटन प्रति
mm² में होता है। ठीक है, FCK जो की मात्रा जो होती है, जो इकाई होती है, वो न्यूटन प्रति mm में होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर m20 है, मान लीजिए m20 है, अगर m20 है तो इसमें जो आगे का नंबर जो है ना, ये जो आगे का नंबर है, यही क्या है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। तो ये आगे का नंबर मतलब कि FCK बराबर कितना हो जाएगा, FCK बराबर 20 न्यूटन प्रति mm² हो जाएगा। बात समझ आई, यही इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो गई। ठीक है, और ये जो होता है मान लीजिए कि एक क्यूब बनाते हैं, मतलब कि एक इसमें क्या करते हैं कि एक क्यूब बनाते हैं, है ना, इसमें एक क्यूब बनाते हैं। जैसे अगर इसका टेस्ट अगर हमें निकालना है तो टेस्ट कैसे निकालते हैं, इसका टेस्ट इस तरह निकालते हैं कि एक क्यूब बनाएंगे, एक घन बनाएंगे, है ना, एक घन बनाएंगे। ठीक है, ये घन बनाएंगे और इस घन को क्या करेंगे, हम 28 दिन तक तरी देंगे, इसको 28 दिन तक तरी देंगे। और ये घन की माप कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। अभी बोला है ना कि 150 mm साइज का कंक्रीट, देखिए यहां पे लिखा है अभिलाषी सामर्थ्य 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर 28 दिन तराई करने पर ज्ञात की जाती है। मतलब कि जब एक कोई कंक्रीट रहेगी, उसको एक घन के रूप में बनाएंगे और 150 mm मतलब कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का एक घन बनाएंगे और उस घन को हम 28 दिन तक उसको तराई देंगे, और तराई देने के बाद हम उसको उसकी अभिलाषणी सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। तो जब अभिलाषणी सामर्थ्य ज्ञात करते हैं तो यहां पे जो होता है, यहां पे जो मान निकल कर आता है वह 95% जो होता है वह सही आता है ना, और 5% तक क्या होता है, वह फेल होता है। बात समझ आई, 5% तक यह फेल होता है ना, बात समझ आई। अब इसमें एक थोड़ा सा नोट लिखेंगे कि अगर हम कहें कि निर्माण कार्य में अगर देखा जाए कि निर्माण कार्य में न्यूनतम प्रयुक्त होने वाले ग्रेड, इस निर्माण कार्य में नोट लिखेंगे छोटा सा कि निर्माण कार्य में प्रयोग कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड। तो न्यूनतम ग्रेड जो होता है वो किसमें यूज होता है, देखिए पहला जो होता है पीसीसी, पहला पीसीसी की अगर बात करें, पहली ग्रेड अगर पीसीसी की बात करें हम, पीसीसी वर्क, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो आरसीसी वर्क, ठीक है। तीसरा अगर देखें वाटर टैंक, चौथा देखें पीसीसी सब्जेक्टेड टू सी वाटर, अगर हम यहां पे बात करें हम
कि पीसीसी वर्क है, अगर पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वर्क अगर करना है तो वहां पे कौन सी ग्रेड की कंक्रीट लगेगी? वह लगेगी यम 15 से यम 15 से अधिक, यम 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर हमें आरसीसी वर्क करना है तो यम 20 से कम नहीं होनी चाहिए। यम 20 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि यम 20 से कम ग्रेड की कंक्रीट का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर इसकी बात करें वाटर टैंक की, वाटर टैंक में क्या कितना होता है? यम 20 ग्रेड की यूज होता है। अगर कोई वाटर टैंक बनाना है, वाटर टैंक बनाना है तो वहां पे कौन सी ग्रेड की कंक्रीट होती है? यम 20 की। अगर पीबीसी पीसीसी सब्जेक्टेड टू सी वाटर, अगर हमें समुद्री जल का प्रयोग करके पीसीसी बनाना है ना, समुद्री जल का प्रयोग करके अगर पीसीसी बनाना है तो वहां पे हम यम 20 ग्रेड की यूज करते हैं, वहां पे यम 20 ग्रेड की यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें पांचवा, अगर पांचवा बात करें कि आरसीसी सब्जेक्टेड टू सी वाटर, सी वाटर, तो यहां पे क्या कौन सी ग्रेड की यूज करेंगे? यम 30 ग्रेड की यूज करेंगे। एक और है कि फॉर पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट, टेंशनिंग कंक्रीट के लिए तो यहां पे क्या हो जाएगा? यम 30 एंड एबव, यानी कि यम 30 ग्रेड की पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट में यूज करते हैं, यम 30 की या इससे अधिक। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो पोस्ट है इसे बोलते हैं पश्च तनन बोलते हैं, पश्च तनन बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पे एक और है लास्ट, फॉर प्री टेंशनिंग या प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है। स्ट्रेस कंक्रीट है ना। अब इसमें जो यूज होता है, इसमें जो यूज होगा वह यम 40 एंड एबव। बात समझ में आई? यानी यम 40 या इससे अधिक की कंक्रीट का यूज करेंगे। बात समझ में आई? इतना ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया ये, यानी सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ था, यानी कि निर्माण कार्य में जो कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड जो थी ये थी, है ना, ये न्यूनतम ग्रेड थी। अब बात करेंगे हम सीमेंट की ग्रेड। ठीक है। तो सीमेंट की ग्रेड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। इतना रहने दे रहे हैं, यहां से नोट्स बनाइएगा, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है। ये सब है, यहां से स्टार्ट है। ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।